मेथड 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ, लिखना नहीं है अभी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हमारे पास कितना सारा मेथड्स था, हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड आपको कल सिखा दिए थे। पहला मेथड में आपको बताएं कि ग्रोथ निकलता कैसे है, बी इंटू आर से निकलता है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न और बी का मतलब होता है रिटेंशन। रिटेंशन कैसे निकलता है, पे आउट से 1 को माइनस कर दो, 1 में से पे आउट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिटेंशन आ जाएगा। सबसे पे आउट कैसे निकलता है, जितना अर्निंग हुआ, पे आउट कैसे निकलता है, जितना आपका अर्निंग हुआ उसमें से कितना आप डिविडेंड दे दिए, दैट इज पे आउट, पे कर दिए, जो पैसा बच गया 1 माइनस पे आउट, जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है ना। ईपीएस कैसे निकलता है, ऑफिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। एक क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोग को जहां पर ग्रोथ का फॉर्मूला रिक्वायर्ड था वहां पर के इक्वल टू वहां पर फॉर्मूला हमारा क्या था, के इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 का मतलब क्या होता है, करंट ईयर का डिविडेंड कि 1 साल का बाद का डिविडेंड। D0 मतलब करंट ईयर का डिविडेंड, D1 मतलब होता है 1 साल का बाद, मतलब कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको D0 दे दे, क्या दे दे, D0 दे दे सपोज 10 रुपया, तो क्या आप D1 का डिविडेंड निकाल पाएंगे। D1 का डिविडेंड हाँ निकल जाएगा। कैसे D1 का डिविडेंड निकलेगा, D1 का डिविडेंड आप कैसे निकालेंगे कि 0 में आप क्या कंपाउंडिंग कर दीजिए, किसे कंपाउंडिंग कर दीजिए, हाँ 1 प्लस जी का आज कंपाउंडिंग कर देंगे तो आ जाएगा। यही तो सिखाए थे ना। उसके बाद आपको एक क्वेश्चंस भी करवाए थे शायद, घर में प्रैक्टिस किए होंगे, रीडू किए हैं उसका। मेथड 2, सर मेथड 2 में क्या सीखने वाले हैं, मेथड 2 में भी आप ग्रोथ निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, ग्रोथ निकालना। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ ही चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ का मेथड 2 आप सीखने वाले हैं मेरे से। इस मेथड को हम लोग प्यार से बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कागर। इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझे कि एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल नंबर तो आप लिख नहीं रहे होंगे। पास्ट डिविडेंड रिकॉर्ड्स आपको दिया हुआ है, हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। पास्ट डिविडेंड कुछ रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है ऐसा कुछ, ईयर 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में कंपनी भाई साहब जो है डिविडेंड पे किया है 10, 11.40, 14.10, 15.90। $15.90। और आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करिए ग्रोथ, मतलब आप CAGR फाइंड करिए इन डिविडेंड। CAGR मतलब क्या हुआ, देखो चीज समझो, क्या आपका डिविडेंड हर साल कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है व्हाटएवर, है ना, बढ़ ही रहा है। हमारा ग्रोथ कांस्टेंट होता है, बात पता है आपको, ग्रोथ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है, व्हाट आर द रेट्स, इसको बढ़ाने में कौन हेल्प कर रहा होगा, रेट ही तो हेल्प कर रहा होगा। एक रेट होगा, वो रेट क्या हो रहा है, बार बार हर साल कंपाउंड होते चल जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाएंगे। कोई भी ईयर को पकड़ सकते हो। सपोज हम इसको पकड़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब 15 रुपया 90 पैसा तुम हो गए। कितना रुपया से? 10 रुपया से। लिखना नहीं है, सुनना है पहले। 10 रुपया से कितना रुपया हो गए? 15 रुपया 90 पैसा हो गए। कितना दिन में भाई साहब? कितना दिन में? तो हम बोले 1, 2 और 3। 5 साल कहां से? 4 भी कहां से? ये P0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 है ना। क्या इसको आप सॉल्व कर पाएंगे? बोलो। ये 10 यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1 + g टू द पावर 3 और यहां आ जाएगा कितना? 1.59। हाँ या ना? यहाँ पावर में 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 है, जैसे सिखाए थे आपको। और ये क्या बच जाएगा? 1+। इसको आप सॉल्व कर पाएंगे? कौन सा तरीका वो याद आ रहा है ना? डर्टी पावर, डर्टी पावर बोलते हैं इसको। सॉल्व पर मतलब 1/3 इज द डर्टी पावर, इसको क्या बोला जाता है? हाँ, सॉल्व कर पाएंगे इसको? मारो पीटो वाला कहानी आपको सिखाए थे, करो जल्दी से। तो कितना आ रहा है देखें। सर भूल गए, बताओ तो क्या तरीका था सॉल्व करने का गौरव? 1.59 को 12 बार रूट ओवर करना है। हाँ ठीक है, तो उससे -1 करना है। -1 कर दिए। फिर डिवाइड इनटू 1 डिवाइड बाय 3 करना है। ठीक है, फिर +1 करना है। फिर इनटू इक्वल टू फिर से 12। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। तो आप इसको सॉल्व किए होंगे तो कितना आया? 1.167 आया होगा। अब ये आया तो अब इसको सॉल्व करिए। 16.71%। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना था आपको? 1.59 को कितना बार रूट से डालना है? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद इसका -1 हटाइए। उसके बाद -1 के बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3। फिर इसका प्लस दीजिए इसको और फिर इंटू इक्वल टू कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड फाइनली 12। आंसर आ रहा है 1.167 ले सकते हैं। अब इसको क्या करना है? 1 यहाँ प्लस में है ना, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ जी अकेला बचेगा, है ना। और आंसर आ जाएगा 1.167 इक्वल टू जी। आप जी इक्वल टू आप बोल सकते हैं 16.7%। जी आ गया। तो आपको याद रखिए CAGR में ये तरीका से अप्रोच से सॉल्व करना है। मतलब यहां पर आपका 10 रुपया बन गया 50 रुपया 90 पैसा। किस रेट से? दैट रेट इज नोन एज ग्रोथ रेट। समझ में आ रहा है? कंपाउंडिंग कर दी और कुछ नहीं किए हम। क्या किए? ये फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू 1 + जी लगा दिया और ये जी मतलब रेट, वो जो रेट आया दैट इज योर ग्रोथ रेट। सर तो क्या हम लोग यहाँ पर ये 11.20 को लेके कर सकते हैं क्या? जी नहीं। आपको जो पास डेटा दिया रहेगा आप लास्ट वाले डेटा को हमेशा लेंगे। कितना डेटा को लेंगे? लास्ट डेटा को। कौन सा डेटा को? लास्ट वाला डेटा। समझ में आ रहा है? उसके साथ आप करेंगे। मान लीजिए सर क्वेश्चन में ना 17 ही तक लास्ट दिया रहता तो 17 का ले लेते। 17 का क्या लेंगे? 14.10 और यहां पर 10 से सॉल्व करते हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? डन। ये मेथड 2 हो गया हमारा। अब आइए मेथड 3 में। CAGR निकालने का ये एक तरीका हो गया। लिखेंगे क्या? नहीं लिखे हैं? चलिए करिए। अब वो चल रहा है कौन सा मेथड? मेथड 2।
मेथड 3, छोटा छोटा पॉइंट दिमाग में डालना जरूरी है और फिर उसको रिकैप करना जरूरी है बड़ा सम्स को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? एक और मेथड है ग्रोथ निकालने का। इस मेथड का नाम है एवरेज ऑफ फास्ट ग्रोथ रेट। सर वो बी इंटू आर वो क्या था? वो भी आपका मेथड था, वो फेमस मेथड है बी इंटू आर वाला। बट भगवान जाने क्या हो आपके क्वेश्चन में, ग्रोथ क्या डेटा से निकालना पड़े वो तो हमको भी नहीं पता। तो ग्रोथ निकालने का ये भी हमारे पास एक और मेथड भी है, इसका नाम है एवरेज ऑफ पास्ट रेट। क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 17 में ये लिखा हुआ है कि इन एग्जाम्पल नंबर 16, ऊपर वाला एग्जाम्पल, उस डेटा का यूज करके फाइंड करिए ग्रोथ रेट, बट हां बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ पास्ट। पास्ट का एवरेज करके निकालना है। इस मेथड में ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा आइए देखते हैं, सीखिएगा। यहां पर क्या करेंगे, ईयर। मेरे को इस क्वेश्चन में बताइए, ये 15 है तो 15 के बाद कौन सा ईयर आया? तो आपका डिविडेंड सेम है कि बदल गया? तो 15 से 16, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि 15 से 16 ईयर में चेंज हुआ, चेंज ईयर। 15 से 16 में आपका डिविडेंड कितना था? 16 में आपका डिविडेंड कितना मिला? 11.20 और आपका 15 में कितना डिविडेंड था? तो बता सकते हैं कितना का डिविडेंड में चेंज आया? 1.20 को परसेंटेज में बता सकते हैं आप? मतलब हमेशा बोल सकते हैं कि बताओ रुको, 16 में जो चेंज आया कितना परसेंट का चेंज आया? परसेंट का चेंज आया, परसेंट बता सकते हैं? 12% का चेंज आया, 12% का चेंज आया। 12% मतलब कि 10 रुपया में 12% का चेंज आया। 10 के अकॉर्डिंग तो 12 कैसे निकला 12? चेंज निकालना है, चेंज का परसेंटेज निकालना सिखाया गया था 11-12 में। इसमें से इसको माइनस करो, कितना चेंज आया? 1.20 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर को डिवाइड किया जाता है, तो आंसर आएगा 12। समझ में आ रहा है ना जी? बिल्कुल, यह 10 से डिवाइड होगा क्योंकि चेंज कहां से पकड़ रहा है? 10 से, तो 12% का यहां चेंज आया। अच्छा सर एक बार और, ठीक है, तो 16-17 देखिए, बताइए 17 में 16-17 बताइए आपका 17 में कितना का आपका चेंज आया है? 17 में कितना हो गया? 14.10 माइनस कितना करेंगे इसमें? कितना का चेंज आया उसको डिवाइड मार दीजिए, कितना से कितना डिवाइड मारिएगा? 10 से। पिछला वाला ईयर से 11.20 से कितना का चेंज आया? 100 में बताइए, 100 में 25.89% आया तो तीसरा वाला, और भी तो है, नहीं है? तीसरा बताइए कितना? 50.90 माइनस 14.10 डिवाइड बाई 14.10, 12.76%। समझ में आया कैसे निकला? हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर जो ग्रोथ रेट आया था डायरेक्टली 10 को पकड़े और इसको चेक कर लिए कितना का चेंज आया, तो कितना का चेंज आया है ना? बट यहां पर क्या कर रहे हैं, एक एक ईयर को चेक कर रहे हैं, एक एक ईयर में कितना का चेंज आ रहा है, एक एक ईयर में कितना का चेंज आ रहा है, एक एक ईयर में कितना का चेंज आ रहा है। तो मालूम चल रहा है कभी 12 का चेंज आ रहा है, कभी 25 का चेंज आ रहा है, कभी 12 का चेंज आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, टॉपिक का नाम है एवरेज ऑफ पास्ट ग्रोथ रेट। जो भी आपका पास्ट में हर साल जो ग्रोथ हो रहा है उसका क्या ले लो? एवरेज ले लो, यही आपका ग्रोथ रेट हो जाएगा। इस CAGR में क्या हुआ था, डायरेक्टली क्या किया, कंपाउंडिंग जो हुआ,
जीरो ईयर पे जो डिविडेंड मिल रहा था और जो आपको 18-19 पे जो भी डिविडेंड मिला, जो भी ईयर है उस पे जो भी कंपाउंडिंग हुआ उसको ग्रोथ रेट ले लिए डायरेक्टली। और यहाँ पर हर एक साल का एवरेज निकाल, हर एक साल का आप ग्रोथ रेट निकालकर उसका क्या करने वाले हैं, एवरेज करने वाले हैं। तो इसका एवरेज कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। एवरेज 16.88 आ रहा है। हाँ 16 पॉइंट, बट ये आंसर सही नहीं है। सही 16.88 is your answer, but it's not a correct answer। समझ में आ रहा है ना? ये आंसर आप लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, आप ये वाला लिखेंगे और जो एक लाइन लिख रहे हैं हम वो भी लिखेंगे आप, ठीक है? जितना किए वो करिए, बट एक लाइन लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट, while taking average, if there is any out of range value, we can ignore it। We can ignore it, that is we can ignore 16, 17, 16, 17। एवरेज ग्रोथ हो जाएगा 12 प्लस 12.76। हुआ क्या लाइक हुआ लास्ट में? देखो यहाँ पर 12 का ग्रोथ आया, यहाँ पर 25 का ग्रोथ आया और यहाँ पर लगभग 12 का ही ग्रोथ आया। तो 12 समझ में आ रहा है, बट ये देखो 25 का अचानक से ग्रोथ आया होगा। ग्रोथ हम नहीं बोल रहे कि नहीं आया होगा, बट आया होगा, बट थोड़ा सा ना अजीब नहीं लग रहा है। तो वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज, जो रेंज आउट ऑफ द रेंज हो जाएगा 12, 13, ठीक है 14 लगभग रेंज में है आपका, 14, 15, अरे 5-6 तक तो रेंज में होता ही है आपका। एक दूसरा साल अचानक से 25 आ जाए, फिर तीसरा ईयर अचानक से 12 आ जाए, तो अजीब नहीं लग रहा है? तो फिर तीनों का एवरेज लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो फिर हम एवरेज किसका लेंगे? सिर्फ और सिर्फ जो जो आपके रेंज में है। रेंज में कौन कौन सा है? पहला वाला ईयर, दूसरा वाला ईयर नहीं है, तीसरा वाला ईयर, सो दैट हम लोग सेकंड वाला ईयर को इग्नोर कर देंगे जो आउट ऑफ रेंज होगा। समझ में आ रहा है? यही बोला जा रहा है। आंसर अब ये लिख कर आएंगे हम लोग, गलत नहीं बोलेंगे, बट ठीक है ये वाला करके आएंगे तो सही रहेगा। क्लियर है? चलो ये भी जानकारी दे दिए, कभी ऐसा आ गया तो ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा रहेगा क्वेश्चन में कि 15, 16, मतलब ये जो है ना, ये वाला ये डेटा बहुत सारा 10 साल का दिया रहेगा, तो क्या करेंगे? 10 साल का एवरेज करते रहेंगे। 16 माइनस 15, 17 माइनस 18, 18 माइनस 17, 19 माइनस 18, 20 माइनस 19, 21 माइनस 20, 22 माइनस 21। जब 10 साल का दिया रहे 10 साल करते रहेंगे। कितना? सिर्फ 4-5 साल का ही करेंगे, 5 साल से मैक्सिमम एवरेज नहीं करेंगे। हम लोग का डेटा 1, 2, 3 था तो 3 ही किए। आपके पास बहुत भरपूर डेटा होगा तो आप ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ कितने दिनों का करेंगे एवरेज? यहाँ पर 1, 2, 3 का किए, आप लोग 2 डेटा और अधिक से अधिक करिएगा, उसके आगे डेटा का एवरेज करने का जरूरत नहीं है। सर अगर कंपाउंडिंग वाला रहा तो कंपाउंडिंग में कौन सा हमारा एवरेज करना है आपको? पहला डेटा उठाइए यहाँ लिखिए, लास्ट वाला डेटा उठाइए यहाँ लिखिए और देख लीजिए कितना का एवरेज ग्रोथ है, उसका एवरेज ग्रोथ कितना है, CAGR कितना है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब टॉपिक में। अब आप बिल्कुल रेडी हैं क्या करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे होंगे कि कुछ एरर है क्वेश्चन में। आप लोग करेक्ट कर लिए होंगे या करेक्ट किया हुआ होगा मैथपैड में?
क्या एरर है, लास्ट लाइन में ना वहां पर आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का नीचे, जो लोग वीडियो कर रहे हैं नाम ऐड है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। क्वेश्चन के नीचे लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। कितना है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अच्छा एक्सपेक्टेड डिविडेंड कौन सा है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा मेरे को बता सकते हैं कि डिविडेंड ये एंड ऑफ द करेंट ईयर, एंड ऑफ द करेंट ईयर इज, तो बता सकते हैं मेरे को ये D0 है या D1 है, D1 है कि D0 है, D0 है कि 1 है, D1 है। एक्सपेक्टेड ईयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड बोल दिया ना करंट ईयर का एंड में, तो ये D1 है, ये ध्यान रखना है, D0 नहीं है। मतलब भगवान के दया से आपको निकालना क्या पहले वो सोच लीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको दो मॉडल्स पढ़ाए हैं, एक कांस्टेंट डिविडेंड और एक ग्रोथ वाला। कांस्टेंट और दोनों में ही D1 P0 जरूरत है ना। कांस्टेंट वाला में तो D चलेगा, बट यहां पर तो D1 चलेगा। D1 के लिए आपको अगर D0 दिया रहेगा तो D1 निकालने के लिए ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा, बट भगवान का दया से यहाँ पर क्या किया हुआ है, D1 ही दिया हुआ है, तो D1 निकालने का जरूरत नहीं, D1 ही है बस। अब आगे दिमाग लगाइए क्या बोल रहा है, पढ़िए। फ्रॉम द अंडर मेंशन फैक्ट्स डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, ठीक है। आपको मार्केट प्राइस दे दिया है, करंट मार्केट प्राइस, देखो ये क्या बोल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, ये क्या दिया है बोलो तो, P0 दे दिया। वाओ, आपको क्या मिल गया, D1 मिल गया, P0 मिल गया। बस भगवान से प्रार्थना करो कि आपको, अच्छा यहां पर ग्रोथ वाला होगा कि नहीं होगा, ग्रोथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब यहां पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है, मेरा बात समझेंगे। कांस्टेंट डिविडेंड ने लगाए कि ग्रोथ वाला लगाए, ग्रोथ वाला, क्योंकि यहां पर ग्रोथ निकालने का पॉसिबिलिटीज है। क्या B इंटू आर दिया हुआ है, यहां पर कौन सा मेथड लगेगा, B इंटू आर लग नहीं सकता है, ये कोई बोलने का बात है। दूसरा मेथड ये आपके पास या तो CAGR लगेगा या तीसरा वाला एवरेज ग्रोथ लगेगा, या तो CAGR लगाइए या तो एवरेज। बेस्ट क्या रहता है, CAGR बेस्ट होता है, एवरेज ग्रोथ ना लगाकर CAGR लगा दीजिए, CAGR से ग्रोथ मालूम चल जाएगा। तो यहां पर हमको कांस्टेंट डिविडेंड अप्लाई करना है कि ग्रोथ वाला मॉडल अप्लाई करना है। दो इक्विटी निकालने का दो मेथड्स था, दो अप्रोच था, दो मॉडल्स था, एक कांस्टेंट डिविडेंड था और एक क्या था, CAGR ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला था। हम के ही निकालने का बात कर रहे हैं, ये आपको खुद से बनाना चाहिए, हिंट मेरे से लीजिए। हाँ आपको हिंट दे सकते थे, ये वाला थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल नहीं हो सकता है कि भाई ये थोड़ा एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब D1 है, आपको खुद से सोचना होगा ये P0 है, आपको खुद से सोचना होगा कि सर KE मांगा है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। दो बार दो तरीका से KE सिखाए हैं, एक सिखाए हैं D0 D इक्वल टू MPS वाला, और एक सिखाए हैं D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G वाला। तो कौन सा लगेगा, ग्रोथ है तो ये लगेगा, ग्रोथ नहीं है तो ये लगेगा। ग्रोथ है तो ग्रोथ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा तो क्या पॉसिबिलिटी है ग्रोथ निकालने का, ग्रोथ निकालना भी सिखाए कुछ देर पहले 3 मेथड लगाकर। यहां पर ग्रोथ निकलेगा कौन सा वाला, या तो आपका CAGR लगाइए या तो आप एवरेज वाला निकालिए, बाकी आपका काम यहां पर आराम से हो जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ग्रोथ निकालना होगा, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ। पहला बात सर ग्रोथ निकाले ही क्यों, अरे KE का फॉर्मूला में वी नीड अ ग्रोथ। सर KE का दो फॉर्मूला था, एक कांस्टेंट डिविडेंड था और कौन सा था, डिविडेंड ग्रोथ। तो दोनों में से कोई भी तो लगा सकते थे,
यहां ग्रोथ निकल सकता है कि नहीं, तो ग्रोथ वाला मॉडल ही लगेगा। ग्रोथ कैसे निकलेगा यहां पर, कंपाउंडिंग वाला। लास्ट वाला डेटा क्या था यहां पर, लास्ट वाला ये था, और ये कितना ले लेंगे, 1 प्लस जी का पावर में कितना डाले, 13.40 इसको सॉल्व करिए। 1.1 प्लस जी द पावर 5, इसके ऊपर क्या कर दीजिए, 1.27 के ऊपर 1/5 कितना आ जाएगा, 1 प्लस जी। सॉल्व करने से कितना आया 1.27 का, कैसे करेंगे, 12 बार रूट वाला कितना आया 1.0 आया, जी इक्वल टू कितना आया, इसको हम लोग राउंड अप कर ले रहे हैं 5% के आसपास, ठीक है, कितना कर ले रहे हैं ताकि हमारा आंसर थोड़ा सा सही रहे। आपका 1.048 आ रहा है, 99 आ रहा है ना, 99 तो एक्यूरेट है। तीन ही लोगों तो आगे वाला तो बढ़ाओगे ना, तो इसको हम लोग क्या ले लिए, 5 के आसपास ले लिए। बताओ के का फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पर, T1 D1 कितना है, और P0 कितना है 150, बट फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। अब मत बोलना सर 150 3 पे क्यों माइनस कर रहे हैं, 3 पे इसलिए माइनस होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, यील्ड ऑन इक्विटी नहीं निकाल रहे हैं। वही यील्ड ऑन इक्विटी निकालते तो खाली क्या करते आप 150 ही लिखते, पर यील्ड ऑन इक्विटी नहीं है, क्या है ये, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एग्जाम में कॉस्ट ऑन इक्विटी ही आएगा आपका, और प्लस यहां पर क्या करना है, ग्रोथ। ग्रोथ कितना है 0.05, 0.05 लिखेंगे। आंसर कितना आया, बताओ आंसर कितना आया, क्वेश्चन नंबर 2 जो था देखने में तो कितना इजी लगा आपको। अगर ये देखा जाए तो D1 भी दिया हुआ था, P0 भी दिया हुआ था, तो क्वेश्चन इजी था कि टफ था, क्वेश्चन टफ था। रीजन ये है कि जो यहाँ पर जी निकालने बोल रहा है आपको, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। यहाँ जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कौन सा वाला ट्रिक से निकलेगा, बी दिया हुआ था क्या, पे आउट दिया हुआ था क्या, क्या आपको रिटेंशन दिया हुआ था क्या, आर दिया हुआ था क्या, तो पहला मेथड से निकलेगा, दूसरा तीसरा मेथड से निकल सकता है। तो इसीलिए जी निकला और फॉर्मूला हमारा ये बन गया, और इसको पुट करके आंसर निकाले। तो इस तरह से खुद से सोचना पड़ेगा। वाह, चलो ठीक है आगे बढ़ो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पढ़ाई चल रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट का पढ़ाई हो चुका है, प्रेफरेंस का हो चुका है, अभी क्या चल रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कितना मॉडल्स था, कांस्टेंट वाला था दूसरा, और तीसरा ग्रोथ रेट फाइंड करने वाला नहीं था, ग्रोथ मॉडल था, यही तो दिक्कत है। तीसरा मॉडल, तीसरा मॉडल अर्निंग कैपिटलाइजेशन है।
पहला वाला इक्विटी निकालने के लिए आपको हम कई बार बता चुके हैं कि कुछ भी बोला नहीं रहेगा, आपको चुपचाप से बोलेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो। कौन सा मॉडल लगेगा मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको डिसाइड करना है। आपको दो फॉर्मूला इक्विटी का हम दे चुके हैं। पहला फॉर्मूला क्या दिए हैं हम? K इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? D डिवाइड बाई इसी प्रोसीड दिया हुआ था, बस वहां D था और इसी प्रोसीड था, वहां कांस्टेंट डिविडेंड था, इसलिए डिविडेंड हर साल सेम ही रहेगा। आज 14 मिला तो कल भी 14 मिलेगा, 15 भी 2 साल बाद भी 14 होगा, 10 साल बाद भी 14 होगा, तो इसलिए 14 डिवाइड बाई इसी प्रोसीड्स। दूसरा आया गॉर्डन मॉडल, उसी का नाम है कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, और उसी का नाम है ग्रोथ मॉडल। उसमें ग्रोथ आएगा, यानी उसमें फॉर्मूला में D1 होगा ऊपर में, D1 होगा ऊपर में, D नहीं D1, D0 भी नहीं D1। D0 D1 का इंपॉर्टेंस तब होता है जब D अलग होगा और D0 अलग होगा, D1 अलग होगा D0 अलग होगा। अगर हम बोल रहे हैं D तो इसका मतलब कि जीवन भर D सेम ही रहेगा, तब यहाँ D0 D1 के बारे में नहीं सोचना है, ये पहला मेथड है। यहां पर D हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसका नाम भी है कांस्टेंट डिविडेंड पहला वाला का। बट अगर हम बात कर रहे हैं D1 D0 तो पक्का है कि D0 कुछ और होगा, D1 कुछ और होगा। अगर हम बात कर रहे हैं X तो जीवन भर X सेम रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं भाई X1 और X2 तो पक्का है कि X1 का वैल्यू कुछ और होने वाला है और X2 का वैल्यू कुछ और होने वाला है, तो यानी कि पक्का है कि D0 और D1 अलग अलग होगा। तो D0 और D1 तभी अलग होगा जब ग्रोथ होगा। क्या होगा? और आपका फॉर्मूला में याद रखिएगा, ऊपर में क्या है? D1 है, नीचे में क्या है? P0। P0 मतलब इश्यू प्रोसीड्स, इसी को एमपीएस बोलते हैं। जो बोलना है बोल लो, P0 बोलना है P0 बोलो, एमपीएस बोलना है एमपीएस बोलो, इश्यू प्रोसीड्स बोलना है इश्यू प्रोसीड्स बोलो, जो बोलना है बोल लो। समझा रहा है? फेस वैल्यू में से इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट, डिस्काउंट वगैरह माइनस कर देते हैं और इसमें ग्रोथ ऐड करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ दे दिया तो ठीक है, कभी कभी ग्रोथ भी नहीं दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में ग्रोथ दिया था कि नहीं दिया था? पिछला क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी ग्रोथ नहीं दिया हुआ था, उसको ग्रोथ निकाले थे, उसमें पे आउट वाला का यूज करके ग्रोथ निकालना था, और इसमें पे आउट भी नहीं दिया था, तो क्या ग्रोथ नहीं निकलेगा? यहां पर तो आपको दूसरा मेथड सिखाएं, तीसरा मेथड सिखाएं, दूसरा या तीसरा मेथड पकड़कर ग्रोथ निकालना था। दूसरा या तीसरा मेथड पकड़कर आपको क्या करना था? ग्रोथ निकालना था। और ग्रोथ निकालने के बाद आप इस डेटा में पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो अभी तक 2 इक्विटी का फॉर्मूला दिए, कब क्या लग जाए मेरे को नहीं पता। अभी तीसरा आ रहा है आपके पास, तीसरा का नाम है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ये बहुत इजी होता है। आइए, इस मॉडल में एक एग्जाम्पशन चलता है। इस मॉडल में क्या होता है हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। इस मॉडल में कोई ग्रोथ फ्रोथ कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो अगर ग्रोथ नहीं है तो के का फॉर्मूला बता सकते हैं आप? वापस से रिपीट कर रहे हैं और जवाब दे ही दीजिए। जब ग्रोथ नहीं है तो के का फॉर्मूला क्या होगा? जब ग्रोथ नहीं है तो D1 बाई पी थोड़ी होगा, D बाई एमपीएस बोलो ना, P बोलो ना। अरे पहला वाला फॉर्मूला। जब ग्रोथ नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला? और जब ग्रोथ है तो कौन सा फॉर्मूला? D1 वाला होगा। सिंपल सा बात है, ग्रोथ नहीं है हम बोल रहे हैं तो ये बोल, अच्छा इसको हम ऐसे बोल सकते आईपी D1 प्लस जी भी होगा, ग्रोथ होगा तो। अब हम आपसे ये बोल रहे हैं, ये इसी प्रोसीड से रहने दो, ठीक है ना? आईपी P0 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, एमपीएस ही बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में ऊपर में डिविडेंड है। बताओ आदित्य, D1 जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था, D1 और इस D में अंतर क्या है? ये D कांस्टेंट और ये D कांस्टेंट है, मतलब जीवन भर ये D सेम ही रहेगा, पर जो ग्रोथ वाला मॉडल में D1 D2 D3 बदलता रहेगा। गुड। D का मतलब क्या होता है ना? D का मतलब, अगर हम ऐसे बोल दें कि ये एमपीएस है, मार्केट प्राइस, यानी आपको हम ऐसे बोल दें कि अगर, अच्छा एक चीज और पूछ रहे हैं, ये डिविडेंड है ना? डिविडेंड का मतलब क्या होता है बताओ फिर से? कितना डिविडेंड हम पब्लिक को दिए।
अगर हम ये बोल रहे हैं कि पे आउट हमारा पे आउट रेशियो हमारा 100% है, पे आउट रेशियो कितना 100% है हमारा, और ईपीएस या फिर ऐसे समझो कि अर्निंग हमारा 10 रुपया है, तो डीपीएस कितना होगा, डी कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा, हाँ कितना होगा डी, पे आउट है 10% 10 में तो 10 ही होगा। तो डीपीएस कितना होगा 10 होगा, डिविडेंड भी कितना हो जाएगा, हाँ बोलो बोलो बोलो, डीपीएस यानी डिविडेंड में कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। अरे भाई 10 का 100%, जितना तुम कमा रहे हो सबका सब क्या दे रहे हो, बांट दे रहे हो ना। बस यहां पर हमारा यही एजम्पशन है कि यहाँ पे आउट रेशियो 100% है, 100% क्या हो जाएगा पे आउट रेशियो। और जब पे आउट रेशियो 100% हो गया तो चाहे आप डी बोल लो, चाहे आप ई बोल लो, चाहे आप डीपीएस बोल लो, चाहे आप ईपीएस बोल लो, दोनों का दोनों क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि पे आउट आपका क्या है 100% है, यानी जितना भी आप कमा रहे हैं सबका सब क्या दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं डिविडेंड कितना दिए, तो ईपीएस ही हमारा डिविडेंड है। कितना अर्निंग है, तो डीपीएस ही हमारा क्या अर्निंग है। तो ईपीएस ही अर्निंग है, डीपीएस ही हमारा डिविडेंड भी है। मतलब आई मीन जितना भी आप कमा रहे हैं सबका सब क्या कर दे रहे हैं, पे कर दे रहे हैं। तो सो दैट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा ये फॉर्मूला जो है ना, यही फॉर्मूला को ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या। ऊपर में डी था, अरे ऊपर में क्या था डीपीएस डी था, तो नीचे में क्या है, हाँ दोनों अलग अलग होता है, बट अगर आप पे आउट अगर 100% है तो दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम ही आएगा। पे आउट अगर कितना परसेंट है तो यानी चाहे डीपीएस लिखो यानी 100 रुपया अर्निंग, तो डीपीएस भी कितना, तो आंसर हमारा। तो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हेयर एज्यूमिंग दैट कि जितना भी अर्निंग होता है वो सारा का सारा क्या कर देते हैं हम लोग, पे आउट दे देते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर डिविडेंड इक्वल टू क्या बन जाता है, ईपीएस बन जाता है। यानी डिविडेंड निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो ईपीएस है वही आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। इसीलिए हमारा मेन फॉर्मूला ये बन जाता है। क्या है फॉर्मूला है हमारा, ईपीएस डिवाइड बाई, ईपीएस ना बोलकर आप ऐसे देखिए ना, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग को ऊपर रखिए, नीचे क्या रखिए, मार्केट वैल्यू रखिए। एक शेयर का मार्केट वैल्यू रख रहे हैं तो ऊपर भी एक शेयर का अर्निंग रखेंगे। टोटल मार्केट वैल्यू रख रहे हैं तो नीचे भी क्या, ऊपर भी क्या रखना होगा, टोटल अर्निंग रखना होगा। हालांकि एग्जाम में आपको एक शेयर का मार्केट वैल्यू देगा और एक शेयर का अर्निंग आपको निकाल कर रखना होगा। समझ में आ रहा है, एक शेयर के हिसाब से ही चलता है, टोटल के हिसाब से आप नहीं किए क्वेश्चन। फेस वैल्यू 100 रुपया, तो एक शेयर का ना फेस वैल्यू 100 रुपया, तो एक शेयर के ऊपर ही ना 15% का डिविडेंड लगा रहे थे, तो 100 रुपया एक शेयर है तो उसके ऊपर 15 रुपया का डिविडेंड मिलता है आपको। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं खाली इतना बताइए, इस वाले फॉर्मूला क्या बने, कैसे बनेगा, इसमें ईपीएस बाई आईपी होगा। क्यों ईपीएस बाई आईपी, ईपीएस और डीपीएस में तो अंतर होता है सर, अंतर नहीं होता है जब पे आउट कितना हो जाए, 100% हो जाए तो पे आउट नहीं होगा। इस वाले में हम वही बोलना चाह रहे हैं कि अर्निंग मेरा कैपिटलाइज है, मतलब कि अर्निंग जितना भी कर रहे हैं सारा का सारा पे आउट हो जा रहा है, तो इसलिए डीपीएस भी हमारा अर्निंग जैसा ही है। तो समझ में आया इतना पूरा बात, चलो लिखो। तो यहां पर हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ईपीएस इक्वल टू डीपीएस, अर्निंग इक्वल टू हमारा डिविडेंड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो सो दैट अगर हम लोग के का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, ईपीएस डिवाइड बाई आईपी। यहां डी निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि डीपीएस ही हमारा, ईपीएस ही हमारा क्या है, एज्यूम करिएगा तो डी है, ठीक है ना। क्लियर है क्या,
तो फॉर्मूला में अगर हम लोग इसको और शार्प कर दें तो हमारा यहां पर क्या होता है, ईपीएस डिवाइड बाई एमपीएस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ईपीएस डिवाइड बाई, बोल सकते हैं कि नहीं, ईपीएस डिवाइड बाई एमपीएस बोल लो, आईपी बोल लो, P0 बोल लो, सब बात बराबर है भाई साहब, सबका सब बात बराबर है कि कितना मेरा इश्यू प्रोसीड्स है, कितना मार्केट में रेट है। यील्ड वाला लोग मार्केट में रेट है वो बोलेगा, बट उसी चीज को तो मेरे लिए आईपी है ना। इन्वेस्टर बोल रहा है कि मार्केट में रेट जो है ना वो 100 रुपया है, तो एमपीएस बोल रहा है, P0 बोल रहा है, आप इसी को क्या बोलेंगे, आईपी बोलेंगे, पर बात तो तीनों एक ही चीज है। यील्ड निकाल नहीं रहे बट बात तो वही है, एमपीएस। समझ में आ रहा है, एक शेयर का मार्केट प्राइस और एक शेयर का अर्निंग, इससे आपका क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा, ग्रोथ है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आने वाला है, फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है पीई रेशियो। क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई, पहले तो ऐसे लिख दे, उसका फॉर्मूला जो होता है अजीब होता है, एमपीएस बाई ईपीएस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस बाई ईपीएस। तो जानते हैं ये बात अभी उठाने का पीछे रीजन ये था कि ना केई में और पी रेशियो में एक रिलेशनशिप बन जाएगा। केई में ये जो आपका मेन फॉर्मूला है, ये वाला, चाहे ये वाला नीचे वाला, चाहे इसी को सर्कल कर देना, ये वाला, इस दोनों में ना एक रिलेशनशिप बन गया। कैसा रिलेशनशिप बन गया, वन डिवाइड बाई सॉरी के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो। सर समझा, प्रूफ करिए। के का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ तो ये लिख दिए, चलो के इज इक्वल टू, ध्यान देना, ईपीएस बाई एमपीएस। 1 डिवाइड बाई पी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस बाई, सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ईपीएस ऊपर चला जाएगा और एमपीएस। सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, ईपीएस बाई एमपीएस आया कि नहीं आया, हाँ तो के इक्वल टू ईपीएस बाई एमपीएस हो गया कि नहीं हो गया। तो वी कैन से दैट कि वाला फॉर्मूला सही है पूरा, कि के इक्वल टू 1 बाई पी रेशियो, यानी के को दो फॉर्मूला दे दिया आपको। के निकालने का एक फॉर्मूला तो ये आपको मिल ही गया, ईपीएस बाई एमपीएस दिमाग में आपका है ही, पर के निकालने का पी रेशियो जैसा ही फॉर्मूला होता है। की रेशियो के निकालने का एक और फॉर्मूला है क्या, पी रेशियो। समटाइम्स ईपीएस और एमपीएस ना देकर ना पी रेशियो दे देगा। क्या दे देगा, पी रेशियो, बोलेगा के ही निकालो, तो माथा मत घुमाने लग जाइएगा। निकाल पाएंगे, पी रेशियो दे दिया तो उल्टा कर देंगे, सीधा कर देंगे। भाई चीज देखो ना, मैथ तुम नहीं पढ़े हो क्या, 1 2 3 3 में से कोई दो वेरिएबल दे दे तो आंसर नहीं मालूम चल जाएगा। 1 तो कांस्टेंट है, खाली पी रेशियो बता दो की तो ऐसे ही निकल जाएगा। अगर पी रेशियो 10 टाइम्स है, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स है, तो के कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाई 0.10, 10%, कितना आ जाएगा, तो आएगा 10%। हाँ अगर के पी रेशियो 20% है तो क्या करेंगे, 1 से 20 के बाद के निकल गया। तो के निकालने का हम आपको बोल रहे हैं कि दो फॉर्मूला हमारे पास है, एक ईपीएस बाई एमपीएस और एक क्या हो गया है, पी इक्वल टू एमपीएस बाई ईपीएस होता है। तो आप ऐसे बोल लीजिए कि के निकालने का एक तरीका ये हो गया कि इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब 1 बाई पी कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 बाई पी कर देंगे तो के निकल जाएगा। तो के निकालने का दो फॉर्मूला हो गया, समझ में आया। यानी के निकालने का एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, के कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाई पीई रेशियो।
पी रेशियो मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। लिखेंगे ये मॉडल कब यूज करना है? वी यूज्ड दिस मॉडल ओनली, ये मॉडल तभी यूज करेंगे। कौन सा मॉडल? के ई निकालने का ये मॉडल, के ई निकालने का मॉडल, के ई निकालने का मॉडल। ये मॉडल तभी यूज करना है जब पहला पॉइंट क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है, आस्क डायरेक्टली इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रहा है कि के ई निकालो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से, के ई निकालो अर्निंग। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बोलो तो? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? मेन फॉर्मूला बोलो, ईपीएस बाई एमपीएस, यही यूज करेंगे। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन, जब आपको क्वेश्चन में हिंट दे दे, क्या दे दे कि पे आउट रेशियो 100% एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं? तो आपका फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा? ईपीएस बाई एमपीएस। तब आप के ई इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तीसरा, जहां आपको क्वेश्चन में पी रेशियो दे दिया हो, क्या दे दिया हो? पी रेशियो दे दिया हुआ हो, क्या दिया हो बोलो? तो आप इसी वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। ऊपर से कौन सा वाला यूज करेंगे के ई निकालने के लिए? 1/p रेशियो यूज कर दीजिएगा। यूज भी करेंगे तो कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला। और लास्ट ऑप्शन, जब कोई चारा नहीं है, कोई चारा, अरे कोई चारा नहीं है मतलब क्या? कोई ऑप्शन नहीं है, वही करना पड़ रहा है, वही दिया हुआ है डेटा, ईपीएस दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है और बोल रहा है के निकालने के लिए। तो क्या दिमाग लगाएंगे? डायरेक्ट ईपीएस बाई एमपीएस करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अरे नो ऑप्शन इज अवेलेबल। अर्निंग कैपिटलाइजेशन वाला कब यूज करेंगे? मतलब जहां पे आउट रेशियो 100% हो, स्पेसिफिकली क्वेश्चन चला के बोल दे, पी रेशियो का कुछ इंफॉर्मेशन हो, तो आप अर्निंग कैपिटलाइजेशन वाला या फिर केई वाला फॉर्मूला जिसमें पी मिलता है वो यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। लिख लिए थे इसको? पी रेशियो बना पाओगे? इसको के निकाल पाओगे? के का फॉर्मूला क्या दिए थे? पी रेशियो वाला, पी रेशियो वाला फॉर्मूला क्या था? 1/टी भी नहीं, पी रेशियो 8 टाइम्स डिवाइड मारो 0.1 परसेंटेज में 12.5 हो गया। तो एक और एग्जांपल कर ही लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी का मतलब क्या होता है? पीएटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब बता पाएंगे? इसको आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो इट्स बिकम अ इफएस, बिकम्स अ, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये कहता है
जब पैड आता है, पैड में से हम लोग को माइनस करना होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। पढ़ेंगे आप लिवरेज वाला चैप्टर में, सब बताएंगे आपको, लिवरेज में आएगा ये, डिविडेंड माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 8। इसी को हम लोग एफएस बोलते हैं। तो 8 और एफएस में कोई अंतर नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो पैट ही हमारा 8 है और एफएस है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो पैट ही हमारा 8 है। तो यहां प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, तो पेट बिकम्स अ 8 मतलब एफएस। समझ में आ रहा है। अब आपको बताया था ना ईपीएस कैसे निकलता है, ईपीएस निकालने का तरीका आपको दिए थे ना। ईपीएस निकालने का क्या दिए थे तरीका, ईपीएस कैसे निकालेंगे आप, एफएस, एफएस मत लिखिए, पैट लिखिए आप। क्या लिखिए, पैट डिवाइड बाई ये 40 आया क्या ईपीएस, बस हो गया। के इक्वल टू आप जानते ही है ईपीएस बाई और कुछ भी नहीं, 40 डिवाइड बाई 250 हो गया। सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही, हाँ ऑब्वियसली 16%। क्या यहां पर पहला वाला मॉडल लग सकता था, पहला वाला मॉडल का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड कितना निकलता, डिविडेंड कितना आता, डिविडेंड कितना निकलता, डिविडेंड का रेट दिया हुआ है, पे आउट दिया हुआ है, तो कहां से डी निकलता, वही तो डी निकलता, डी नहीं निकल पाएगा यहाँ पर। तो पहला मॉडल काम नहीं करेगा। मत बोलना सर पे आउट अगर 100% है तो डी, तो हम वही पूछ रहे हैं पहला वाला मेथड में डी निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। एज्यूम करना पड़ रहा है कि पे आउट 100, हम पूछ रहे हैं कुछ भी नहीं, डी कितना होगा, पे आउट 100 नहीं हम बोल रहे हैं ना, पे आउट 100 करेंगे तो डी तो आपका वही आएगा ईपीएस वाला ही, वो बात नहीं बोल रहे हैं। डी निकलने का कुछ चांस है आपके पास, नहीं है ना। दूसरा, जब डी वहां नहीं है तो दूसरा वाला मॉडल भी आइए, दूसरा वाला मॉडल में भी डी का जरूरत है कम से कम, तो डी तो है ही नहीं, ऊपर से जी भी नहीं है, तो दूसरा वाला मॉडल नहीं लग पाएगा। तीसरा मॉडल में आइए तो सर वहां पर ईपीएस चाहिए, हाँ तो ईपीएस निकल सकता है अपना, एमपीएस दिया हुआ है। तो समझ में आया कैसे लगा तीसरा मॉडल। ये घर में बैठ के एनालिसिस करना होता है कि सर ये लगेगा कि नहीं लगेगा, तब तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको पहला लगाना है कि दूसरा लगाना है कि तीसरा वाला मॉडल लगाना है। 3 ही मॉडल और एक और मॉडल है वो नॉन इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो 3 मॉडल को आप ध्यान से प्रैक्टिस करिए।